होना चाहिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी होंगे 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका होगा 2 और 4, यानी कि इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने कल भी बात की थी, हमें जब बॉन्डिंग पढ़ा था तब भी हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर बात की थी कि ये अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी इसको पड़ती है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। कार्बन जो है उनके कंपाउंड जो हैं वो कैसे होते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कंपाउंड होते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ओके, तो यानी कि वो सारे शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये सारे कंपाउंड बनाता है। तो ये करीब 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी क्या हो गई है, वो भी 4 हो गई है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट, वैलेंट मतलब वैलेंसी, राइट। तो ये जो है पूरा इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो होता है, राइट। तो अभी कार्बन जो है आपने इसको समझ लिया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसके पास 4 बॉन्ड ये बना सकता है, तो ये चारों जगह पे कुछ भी जोड़ सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, जैसे कि 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया, या 2 हाइड्रोजन जुड़ गया और एक तरफ क्लोरीन आ गया, एक तरफ ब्रोमीन आ गया, या एक और क्लोरीन आ गया, कुछ भी, मतलब 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। या फिर ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे कि इस केस में होता है, हमने कल देखा था ये CO2 वाला केस जो है, ये डबल बॉन्ड वाला केस है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, या नाइट्रोजन से जुड़ा तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। एक बॉन्ड जो है वो किसी और के साथ CNH, ठीक है। या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बचेगा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो कैसे भी कंप्लीट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक अनस्टेबल प्रोसेस है, तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी के अंदर काम नहीं करती है, तो बाकी से जो चीजें हैं वो आपको काम करेगी, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 3 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड बनाता ही है, तो ये हर तरह के बॉन्ड जो बनाता है, और इतने सारे कार्बन इतने सारे दूसरे एटम के साथ ही आपस में जोड़ सकता है। इसकी वजह से ही एक बहुत बड़ा कारण है कि इसकी जो वैरायटी है कंपाउंड्स की वो बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो कंपाउंड्स की वैरायटी बढ़ने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंसी की वजह से इसकी जो अलग अलग एटम के साथ जुड़ करके आपको पता है ना, ये चीज तो कि जैसे हम बात करते थे अलग से, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं और मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं, तो दे बोथ आर वेरी डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दोनों बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ क्या हो गया अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो इतना क्या प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत चेंज आता है। दिस इज अ पॉइजनस गैस और दिस इज अ न्यूट्रल गैस। ये अगर आपकी बॉडी में चली गई तो आप बचोगे नहीं, और ये चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाती भी है, ठीक है। जब आप इनहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। एक और एग्जांपल है इसका इंपॉर्टेंट, वो है जैसे H2O, पानी होता है, इसके बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है। और एक होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पॉइजनस होता है और इसके साथ आप जी नहीं सकते, ठीक है। तो इसके बिना आप जी नहीं सकते और इसके साथ आप जी नहीं सकते, तो दोनों में इतना डिफरेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो रात और दिन का जो डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चों जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कार्बन जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन, अब अगर सपोज करो ये कंपाउंड है, यहाँ पर मैं ब्रोमीन को हटा के क्लोरीन लगा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो हर बार एक कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर बार उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार जो है वो यही सब कुछ जो है आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन आ गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इतनी भांति भांति के
जो एटम्स है वो जोड़ सकते हैं. सो that's why carbon can produce enormous amount of compounds, enormous type of compounds, right? तो इतने तरह के कंपाउंड्स करीब होते हैं. 10 लाख तरह के से ज्यादा के कंपाउंड जो है अभी तक कार्बन के खोजे जा चुके हैं. ठीक है, और काउंटिंग चल रही है. साइंटिस्ट जो है वो नए नए कंपाउंड जो है वो कार्बन से बनाते ही रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म पे. तो आप इसको उतार लीजिए. मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आप ये पढ़ने बैठे हो, ये कोई स्टोरी वाली बात नहीं है और ना ही मैं कोई प्रवचन यहाँ पे देने के लिए बैठा हूँ. तो आप क्या है कि इसको उतार लीजिए, राइट? तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, पॉज करके. मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, कि क्या है आगे की कहानी. तो अभी सबसे जो बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने वो यही है कि कार्बन के सारे कंपाउंड क्यों होते हैं. ठीक है, तो कार्बन के सारे कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि उसके दो बड़े रीजंस हैं. पहला जो है आपने समझ लिया है, दैट इज टेट्रावैलेंसी. ठीक है, ओके. और सेकंड जो है वो होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन. सेल्फ कॉम्बिनेशन जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है वो आपस में खुद से जुड़ जाता है. तो कार्बन जो है वो आपस में जुड़ के लंबी लंबी चेन बना लेते हैं. जैसे मान लो ये कार्बन की चेन हो गई. जस्ट इसको भी कंप्लीट नहीं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत कुछ चीज जुड़ती है. ठीक है, एक कार्बन की चेन ये हो गई. ठीक है, एक कार्बन की चेन जो है वो यूं बनती जाती है. ठीक है, साबुन जो होते हैं आपके, डिटर्जेंट जो होते हैं, उसमें करीब 18 20 30 कार्बन ऐसा जुड़े होते हैं. अभी हम एलोट्रोप पढ़ेंगे कार्बन का, मतलब एक कार्बन का क्या कंपाउंड है या एक टाइप है C60 बंक मिस्टर फुलरिन. उसमें 60 कार्बन जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं एक के बाद एक. तो ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के इतनी लंबी लंबी चेन जो है वो कार्बन की मतलब पॉसिबिलिटी है, कार्बन बना सकता है. इस वजह से क्या है कि कार्बन जो है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे जो कंपाउंड है वो कार्बन के बन जाते हैं, बन सकते हैं और बन रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड आपके सामने हैं. हर जगह पर कार्बन है, कार्बन का राज है. कार्बन इज लाइक द किंग ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सब एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कंपाउंड अगर किसी चीज के हैं तो वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं. इसलिए हम कार्बन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई कार्बन इज एबल टू मेक large number of compounds, तो आप बोलोगे, हमें आंसर दोगे, there are two reasons of this. One is tetravalency. By this carbon is able to connect with 4 other atoms maximum. Okay, so it will create the enormous large number of compounds. Second is self combination, खुद से जुड़ सकता है. कोई नहीं मिला, मान लो कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कार्बन ही अवेलेबल, तो वो खुद से जुड़ के भी क्या करेगा, नए नए तरह के कंपाउंड्स बना लेगा. ठीक है, नए नए तरह के सब्सटेंस बना लेगा. ओके, तो कार्बन के जो है ये दो, इस सेल्फ कॉम्बिनेशन को कैटेनेशन भी बोलते हैं. ओके, तो सेल्फ कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर्टी है उसमें आपकी बुक में कहीं सारी रेफरेंस जो बुक होती है वहां पर इसका जो नाम है कैटेनेशन भी एक नाम है इसका. तो आप कंफ्यूज मत होना, कैटेनेशन भी बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन को. आप चाहो तो सेल्फ कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करो या कैटेनेशन यूज करो, एक ही बात है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो है इसको देख लिया है कि कार्बन के कंपाउंड्स क्यों है. तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है वो ये है कि कार्बन व्हाई कार्बन इज important for us. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई कार्बन इज सो important for us. तो यू कैन राइट द आंसर कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन होता है, हमारे जो फ्यूल्स हैं सब में कार्बन है. ठीक है, इस मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो हमारे नेचर को बनाते हैं और हमारे लिए भी जरूरी है, एसेंशियल है. तो दैट्स व्हाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई कार्बन इज एबल टू मेक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो उसका आंसर जो भी हमने दे दिया, एक कैटेनेशन यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी. ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है, उसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या एटम्स के साथ जुड़ करके अलग अलग तरह के कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर लेता है, राइट. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है. अब जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एलोट्रॉप. ओके, तो क्या होता है एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की. ठीक है, इसमें एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो एलिमेंट
is present in different physical structure, राइट। तो एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ओके, जैसे कार्बन जो है बहुत सारे अलग जो एलिमेंट्स उनके एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो एलोट्रोप के मामले में फिर से नंबर 1, फिर से इसकी ताजपोशी फिर से किंग है, क्योंकि बेसिकली कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर मतलब एलोट्रोप का मतलब क्या हो गया, कोई एलिमेंट, यानी उसमें सिर्फ उसी के एटम्स हैं, वो एटम अलग अलग तरह के शेप में अरेंज होते हैं और अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को धारण करते हैं, प्रॉपर्टीज को रखते हुए वो अलग अलग जो है तरह के सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो एलोट्रोप के लिए दो बातें आपको समझ आनी चाहिए। पहली चीज, एक तो सेम एटम्स, ठीक है, एटम सेम होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की बात करें तो उसमें सिर्फ कार्बन के एटम ही होंगे एलोट्रोप में। और दूसरा क्या होगा, डिफरेंट, मैं छोटा सा डिफरेंट लिख रहा हूं, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये दो बातें आपको क्या है एलोट्रोप के लिए ध्यान रखनी है, बस इन दो बातों का आपको ध्यान रखना आपके अभी तक लेवल तक। एक तो एटम सेम होते हैं, सेम एटम्स, सेम एटम से बना होता है, सेम एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स होते हैं एलोट्रोप के अंदर। ऐसा नहीं कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के एलोट्रोप बना रहे, नो। अगर कार्बन का एलोट्रोप है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होंगे, अगर ऑक्सीजन का एलोट्रोप है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, राइट। तो एलोट्रोप जो है वो हो गया आपके डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अब आप सोचो, मतलब एटम सेम है लेकिन अगर स्ट्रक्चर भी अगर डिफरेंट आ जाता है तो भी मतलब उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीट चेंज हो जाती है। कितनी चेंज हो जाती है अभी देखते हैं। तो बेसिकली मैंने भी आपको बता दें कि सभी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, लेकिन कार्बन के सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स हैं। उसमें से बेसिकली जो 8 हैं वो बहुत फेमस हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। 8 बहुत फेमस है, और 8 में से भी हमारे को सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है, ठीक है। और 3 में से भी 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए बस। तो कितना छोटा हो गया सोचो। तो आपको सिर्फ 2 एलोट्रोप से फोकस करना है। तो मैं इसके जब एलोट्रोप की बात करता हूं तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है डायमंड, प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो ये दोनों के बारे में क्या है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए, इन दोनों क्या डिफरेंस भी आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। 3 डिफरेंस लिखो, 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। या 2 डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। या डायमंड के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेफाइट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर में पढ़ चुके, डायमंड जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस है, ग्रेफाइट जो है वो एक कंडक्टिव मटेरियल है। तो ऑलरेडी एक्सेप्शन की कैटेगरी में तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों है तो नॉन मेटल्स, लेकिन ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ये सॉफ्ट है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से हैं कि डायमंड जो है वो एक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो शेप होता है, शेप, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। तो इसका जो शेप होता है डायमंड का वो होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, देखो टेट्रा जो वर्ड है इसका मतलब होता है 4। मैं आपको पहले ही हम बात कर चुके थे जब हम एटम पढ़ रहे थे कार्बन के बेसिक के बारे में। हेड्रॉन का मतलब होता है एक तरह से हैंड्स, ब्रांचेस, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ध्यान से देखना। डायमंड में क्या होता है, जैसे ये एक सेंट्रल कार्बन है, राइट, एक सेंट्रल कार्बन है, और इससे क्या होता है 3 कार्बन निकले रहते हैं इस तरह से। ये जो है वो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक यूनिट, ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में मिलती है और डायमंड जो है वो शेप में आता है, राइट। तो ये कार्बन है, ये भी दूसरा कार्बन है, ये भी तीसरा कार्बन है, ये भी चौथा कार्बन है, ये भी पांचवा कार्बन। तो करीब 4 कार्बन, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए टेट्राहेड्रॉन 4 इसकी वो निकली रहती है ब्रांचेस, 4 हैंड्स हैं इसके, इसको टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बोलते हैं।
ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको थोड़ा सा अगर इजी वे में समझाऊं मैं आपको, तो आप लोगों ने ट्राइपॉड स्टैंड देखा है जिस पर रख करके शूटिंग होती है, मैंने भी ट्राइपॉड स्टैंड यूज कर रखा है। तो ट्राइपॉड स्टैंड में क्या होता है कि एक जॉइंट होता है यहाँ पर बीच में, उस जॉइंट के नीचे जो है 3 टांगे निकली रहती है, उसके 3 जो होते हैं उसके फुट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, 3 स्टैंडीज होती है। तो और ऊपर वो जगह जहाँ से वो कैमरे को या फिर अपने मोबाइल फोन को जहाँ पर आप रखते हो, पकड़ते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे टेट्रा, आप बस कल्पना फील कर लीजिए उसकी, आपको समझ आ जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करीब इसके बीच में करीब 109 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 109 डिग्री, 109 डिग्री का। और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप के स्ट्रक्चर्स में से एक है। टेट्राहेड्रॉन इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई डायमंड जो होता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है मतलब स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, ठीक है। दूसरे में बात करते हो ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट का शेप कैसा होता है, तो ग्रेफाइट का शेप जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो है ना वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन में तो क्या होता है कि हर कार्बन जो है वो अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि वो एक इंसुलेटर होगा, या आप कह सकते हो बैड कंडक्टर, ठीक है। ग्रेफाइट के पास से पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है कि इसका शेप होता है वो इस तरह का शेप होता है, और इसमें जब इसका बेसिक शेप की हम बात करते हैं तो वो शेप कुछ इस तरह से निकल के आता है, राइट। लेयर्स होती है इसमें एक के ऊपर एक, यहाँ पर एक और निकल गई, यहाँ पे एक और ब्रांच निकल गई, इधर से निकल गई, यहाँ से निकल गई, ठीक है, और यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। तो क्या होता है कि हर जो कार्बन है मतलब वो अपने 3-3 कार्बन से कनेक्ट रहता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाता रहता है। और इसको जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, तो आपको याद रखने इनके नाम कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्राहेड्रॉन, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है हेक्सागोनल, ओके। और इन स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मापी जाती है। तो ये बहुत हार्ड मटेरियल है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ये भी शाइन देता है, शाइनिंग देता है, ये भी शाइनिंग देता है, ग्रेफाइट भी शाइन करता है, ठीक है। मैंने लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं, बात कर चुके पहले। ये इंसुलेटर होता है, वो कंडक्टर होते हैं। तो टेक्निकल जो रीजंस थे मैंने आपको दे दिए हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। इसकी जो आर्म लेंथ होती है थोड़ी ज्यादा होती है, डेटा अगर आप चाहो तो करीब 1.54 पिकोमीटर करीब होता है ये, ठीक है। और ये जो होता है वो करीब 143 पिकोमीटर करीब होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो आपके लेवल पे हिसाब से, ठीक है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि टेट्राहेड्रॉन और हेक्सागोनल ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी थोड़ी थोड़ी अब कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप्स में डायमंड जो है मतलब वो इस तरह के शेप में आ गया है वो, लेकिन है बने हुए प्योर कार्बन से हैं, अलग अलग शेप है। अलग अलग शेप होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने की वजह से जो होता है ये बहुत ज्यादा चमकता है, जब इसमें थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है डायमंड्स पे तो ये बहुत ज्यादा चमकते हैं, ठीक है, एकदम मस्त, ठीक है। लड़कियों को काफी पसंद होते हैं डायमंड्स। पसंद का रीजन जो है वो ज्वेलरी बनती है इनकी अच्छे से, ठीक है। और अभी जो है मतलब नीरव मोदी का आपने नाम सुना होगा, मतलब वो भी डायमंड ही लेके भाग गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। बेल्जियम एक बड़ा देश है जो डायमंड बनाता है। इंडिया में भी राइस हमारे जयपुर के अंदर बहुत बड़ा काम है, सूरत में बहुत बड़ा काम है। तो ये सब कुछ है। तो चलो हम लोग अभी इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि हम आगे बढ़ सकें।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आपको बस एक नाम और याद रखना है, तीसरे एलोट्रोप का नाम, और वो है बंकमिस्टर फुलरिंग। ठीक है, ठीक है, बंकमिस्टर बंकमिस्टर फुलरिंग। ठीक है, C60 जो है मतलब 60 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में 60 कार्बन, मतलब 60 कार्बन मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बंकमिस्टर फुलरिंग का, राइट। तो 60 कार्बन मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सोचो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता था। आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर था फुटबॉल जैसा होता है। फुटबॉल बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, पता है किस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है, इसमें पेंटागन्स बने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये पेंटागन जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बहुत सारे, राइट। तो ये इस तरह से जो शेप है पूरा बनते जाता है, और करीब 60 जो है इस तरह से कार्बन जो जुड़ करके एक शेप बनाते हैं, राइट। तो ये चीज है बंकमिस्टर फुलरिंग। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। इसका नाम जो है वो एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर थे, ठीक है, जो डोम्स बनाते थे। ठीक है, डोम मतलब गुम्बद, जो मंदिर के ऊपर जो होता है ना गोल गोल सच, उसे डोम बोलते हैं। तो वो बनाते थे, तो उनके नाम के ऊपर ही जो है इसका नाम बंकमिस्टर फुलरिंग रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो था वो पूरा एलोट्रोप वाला जो पार्ट था वो कवर हो गया है। आपको डायमंड और ग्रेफाइट जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो रखनी है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है, एलोट्रोप के बारे में बात कर ही चुके हैं नहीं। अब जो इस चैप्टर में है मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे किस तरह कंपाउंड्स होते हैं। जो आपको एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है ना, ये रिलेटेड है लाइफ के साथ, लाइफ, ऑर्गन्स, लाइफ, ऑर्गेनिक मतलब रिलेटेड टू लाइफ। तो जो कुछ भी लाइफ से मिलता है, लाइफ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी माइक्रोबैक्टीरियाज हो, चाहे डीकंपोजर्स हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। लाइफ से जो कोई भी चीज कंपाउंड प्रोड्यूस होता है या लाइफ से रिलेटेड होता है डायरेक्टली, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन सब में कार्बन की प्रेजेंस होना जरूरी। तो सिंपल सिंपल जो डेफिनेशन है वो आप ये भी बोल सकते हो कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर रिलेटेड टू लाइफ आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। देखो उसका जो नाम है वही इसको रिजेंबल कर रहा होगा कि व्हाई दिस नेम इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो दिस इज हाइड्रो एंड दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है? सिंपल सिंपल डेफिनेशन बना लो। डेफिनेशन में क्या है? द substances or the compounds which are made up of carbon and hydrogen, just carbon and hydrogen. So the substances which are made up of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons, right? Simple. तो वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जो वर्ड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें बेसिकली जो नाम होते हैं वो होते हैं एल्केन, ठीक है, और उसके अलावा एल्कीन, और ये होते हैं एल्काइन। तो ये क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि एल्केन, एल्केन, एल्काइन क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे प्रॉपर्टी होती है, कैसे इनकी नेमिंग होती है, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब कुछ। और साथ में जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि हम कंप्लीट नोमेनक्लेचर जो है उसकी बात करेंगे